मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस में बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले 7-8 दिन से आपके लिए जो सिपाही भर्ती परीक्षा की वीडियो आ रही थी प्रैक्टिस सेट की, वो नहीं बन पा रही थी किन्हीं कारणों से, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जो खराब हो गया था आपके, और आज वो सही हो चुका है। और सही होते ही पुनः मैं आपके बीच में हूं। जैसा कि आप जानते हैं 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को जो हमारी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है, उस संदर्भ में मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। और ये प्रैक्टिस सेट इतने महत्वपूर्ण है कि जहां से प्रश्नों का बनना तय है, प्रश्न आने हैं, बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहिए। आपके इसके बाद में आज से लगातार आपके लिए 15 प्रैक्टिस सेट और भेजने वाला हूं। ये आज मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है और मैं लिखा है 100% फंसेगा और धमाल तो अब मचेगा। इसलिए आपको पुनः स्वागत। और मैंने आपके लिए आज इस सीरीज में जो पहला प्रश्न निकाला है, जो बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, यह प्रश्न है हमारा शोषण के विरुद्ध। यहां से शोषण के विरुद्ध कौन सा निषेध, यहां से निषेध शामिल नहीं है। यहां बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए एक, कि वो पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध कौन सा निषेध यहां शामिल नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है कि जो आपको दिखाई दे रहा है आपके बेकारी, ये वाला पहला मामला यहां पर आपके बेकारी वाला मामला है। ये रहा बेकारी का निषेध। अस्पृश्यता, ये जो वर्ड है यहां पर आपके, अस्पृश्यता को बोलते हैं ये छुआछूत। आप यहां से अस्पृश्यता माने छुआछूत होता है आपके, और अनटचेबिलिटी बोलते हैं अस्पृश्यता का निषेध। या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रोजगार पर प्रतिबंध या तस्करी का निषेध। वो कह रहा है शोषण के विरुद्ध। तो सबसे पहले ध्यान देना आपको कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स है, कौन शामिल नहीं है। तो आपको जानना चाहिए कि हमारे संविधान में शोषण वाला मामला कहां निहित है। तो शोषण वाला मामला हमारा पूरी तरह कहां निहित है आपके, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो 23 का संबंध कैसे है, वो सीधा कहता है मानव का व्यापार नहीं होगा, और उसमें बेगार माने बेकारी नहीं कराई जाएगी, यानी कि बेगारी है वहां पर। जो अस्पृश्यता वाला मामला है, ये अस्पृश्यता वाला अनटचेबिलिटी वाला मामला है, छुआछूत वाला, ये आपका जो हमारे यहां पर एक मामला दिया गया है आपके समानता का अधिकार दे रखा है हमारे यहाँ। तो उसमें एक आर्टिकल आता है हमारे यहाँ 17 का मतलब होता है छुआछूत का अंत किया गया है हमारे यहाँ पर। तो उस छुआछूत के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, वो आपका 17वां अनुच्छेद है। लेकिन ये वाला, या इसका उत्तर आपका बी होगा, ये वाला, यानी अस्पृश्यता का निषेध हमारा कौन सा आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल हमारा 17वां है। आपको जानना चाहिए 14 विधि के समझ समानता, 15 जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 16 में अवसरों की समानता, और 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया गया है, और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत किया गया है। और जो ये तस्करी वाला है, मानव का व्यापार, ये आपका काय में शोषण के विरुद्ध। तो बेगारी शोषण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, अनुच्छेद 24 है ये। तो तस्करी का, मानव की तस्करी नहीं हुई 23 में, तो ये बेगारी 23 में है, ये वाला पार्ट, ये आर्टिकल 23 में आपको करना हो तो यहाँ पर 23 में, और ये वाला पार्ट आर्टिकल 23 में यहाँ पर, ये दोनों पार्ट आपके 23 में, और ये वाला पार्ट आर्टिकल 24 में यहाँ पर। ये अब मैं अलग कर देता हूं उसको थोड़ा सा। ये वाला जो आर्टिकल छुआछूत वाला है, ये संविधान का अनुच्छेद 17 है। कौन सा है, ये 17 है, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, तो ये वाला शामिल नहीं है। कौन सा वाला, यहां पर। तो अगर यहां शामिल नहीं तो कहां पर है ये, तो फंडामेंटल राइट्स का ये राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार में शामिल है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम आएंगे जरूर। आपको पूरा विश्लेषण आना चाहिए कि बेगारी कहां पर है। बेगारी माने बिना धन के, बिना पैसे के कार्य कराना बेगारी कहलाता है। उसे हम बेगार भी कहते हैं, बलात् श्रम भी कहते हैं, जबरन श्रम करवाना, यानी कोई पैसे देना नहीं है और काम करवा लेना, इसका हमारे यहाँ प्रोहिबिट किया गया, एबोलिशन किया गया हमारे यहाँ पर, आप नहीं करवा सकते। इसका उत्तर बी सही है यहाँ पर। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस व्यक्तित्व के द्वारा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, या अरविंद घोष, या एनी बेसेंट, या राजा राममोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर यानी RN टैगोर के द्वारा की गई है। ए उत्तर सही है। आपको जानना चाहिए यहां पर
23 दिसंबर, आप चाहें तो 23 दिसंबर 1921 को यहां इसकी स्थापना आपके बंगाल में, यानी बंगाल में की गई आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए सारा विश्व एक घर है, सारा विश्व एक परिवार है। ऐसी संकल्पना के साथ में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये विश्वविद्यालय कई लोगों के लिए एक मानक बन गया है। यहां से कितने सारे लोग शिक्षा प्राप्त करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बाद वाले वर्षों में भारत के निर्माण में एक बड़ी अग्रणी भूमिका निभाने में सफल रहे। ये वही विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। और आपको जानना चाहिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में जो नोबेल मिला है साहित्य का, क्या मिला है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला। और ये अवार्ड एशिया में किसी भी भारतीय को मिलने वाला पहला नोबेल अवार्ड रहा। बाकी अरविंद घोष जी को जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में गर्मपंथी नेता हैं। एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली कोई महिला है तो वो एनी बेसेंट हैं। और राममोहन राय को सती प्रथा के लिए और ब्रह्म समाज के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया और सती प्रथा को समाप्त करवाने में राममोहन राय की बड़ी भूमिका रही है। ऐसा आप जानते हैं। यहां पर आपके इस क्रम में हम देखेंगे हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बन गया है, यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां देश कौन है? क्या वो फिनलैंड, जर्मनी है, क्या वो यूके है, फिनलैंड है या डेनमार्क है? तो आपको जानना चाहिए वो फिनलैंड आपका है सी, ये उत्तर सही है। फिनलैंड इसका 31वां सदस्य राष्ट्र बना है और ये आपके अप्रैल 2023 में, कब बनाई है? ये अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसका ये महत्वपूर्ण आपके ये आपका 31वां राष्ट्र बना है। और आपको जानना चाहिए वर्तमान में नाटो में जो कुल राष्ट्र हैं उनकी संख्या 32 है। आपको पूछ सकता है कि अगर 31वां ये है तो 32वां कौन सा इस क्रम में? तो वो स्वीडन है। कौन सा है वो यूरोपीय राष्ट्र स्वीडन है। यानी कि इस समय नाटो में राष्ट्रों की संख्या 32 है। तो 31वां कौन सा है? आप बताएंगे फिनलैंड है। और 32वां कौन सा है? तो वो स्वीडन है। ये अफ्रीकी राष्ट्र है। महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पे कि जो नाटो है, नाटो ये क्या है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक सैन्य संगठन है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। क्या ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, ये कोई आर्थिक संस्था नहीं है, ये एक सैन्य संगठन है। और इसका निर्माण उस दौर में हुआ था जब शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वॉर का दौर था। तो ये वही है जिसकी नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये एक आपके सैन्य संगठन है। और एक प्रकार से कहा जाए इसका जो नेतृत्व करता है वो यूएसए है। और इसमें विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र और इसमें अटलांटिक महासागर से लगे हुए राष्ट्र हैं, इसलिए इसको अटलांटिक राष्ट्रों का समूह कहा जाता है। इस क्रम में हमारा अगला जो उत्तर प्रश्न है आपका ये होला मोहल्ला। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो अमूमन तौर पर योद्धाओं, बहादुरी, जीती और गौरव और निडरता के बारे में है। ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यानी कि एक होला मोहल्ला महोत्सव है। क्या ये पंजाब राज्य में है, क्या ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, या बिहार में या राजस्थान में? आपको जानना चाहिए ये उत्सव पंजाब में मनाए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। और इसे वहां होली के अगले दिन, कब? होली के अगले दिन, होली के अगले दिन मनाया जाता है, इसलिए बड़ा खास है ये आपके यहां पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस त्योहार को मनाने के लिए एक जो पवित्र स्थल है वो तख्त श्री केसरगढ़, क्या नाम है? तख्त श्री केसरगढ़। क्या नाम? तख्त श्री ये केसरगढ़ नामक स्थान है जो कहां पर है? आनंदपुर में। कहां पर है? आनंदपुर में है ये स्थान, पंजाब में। और यहीं पर इस उत्सव को होली के अगले दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब में मनाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये सिखों का पवित्र त्योहार है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के अपने अपने उत्सव हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके अपने अपने उत्सव हैं। उनमें से सिखों का, पंजाबियों का यह भी एक पवित्र उत्सव है जिसे आपके
होला मोहल्ला महोत्सव कहा जाता है। एक उत्तर क्या है इसका? पंजाब। यहां पर इस क्रम में आप आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ये वाला ने युगल जोड़े को यहां पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का, डाइवोर्स का अधिकार दिया? क्या अधिकार दिया है? तलाक का अधिकार दिया है। यहां पर ये बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके यहां पर क्या वो कह रहा है? तलाक का अधिकार कह रहा है आपसे, यहां से तलाक का अधिकार दिया है। क्या वो अनुच्छेद 141 है, अनुच्छेद 134 है, या 148 है, या फिर अनुच्छेद 142 है? आप जानते होंगे अभी अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है इस संदर्भ में, और आपको यह भी जानना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद यहां पर 142 के 1 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है। ये वही आर्टिकल है, मैंने एक दिन ऑनलाइन क्लास पर आपको एक बहुत शॉर्ट में भी बताया था अपने में कि 142 वही अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तिशाली बनाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय सुनाता है तो तुरंत ही मान्य हो जाते, तुरंत ही लागू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंतर्गत एक असाधारण शक्ति, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्राप्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का यदि प्रयोग करता है तो वो कानून मान्य होता है, वो तुरंत लागू हो जाता है। इसलिए अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक असीमित अधिकार वाली शक्ति प्रदान करता है, और इसके द्वारा ही इस असुधार्य विच्छेद ये आधार पर तलाक के अधिकार को यहां पर मान्यता दी गई है। इस क्रम में आप देखेंगे आप लोग, अगला प्रश्न है हमारा 12 लाचा दर्रा, ये 6वां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? क्या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को, या उत्तराखंड और लद्दाख को, या हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को? यानी जो हमारे यहाँ पर जो 12 लाचा दर्रा है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे ये जानना चाहिए आपको कि दर्रे जो होते हैं वो दर्रे क्यों महत्वपूर्ण है, दर्रे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दर्रे हमेशा दो क्षेत्रों को जोड़ने काम में आते हैं आपके जो है। तो दर्रा मान होता है दो पहाड़ियों के मध्य एक सकरा स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। और यहाँ पर संयुक्त तल का क्या है? ए, यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये आपस में जोड़ता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे आएगा लिपुलेख दर्रा आएगा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, माना दर्रा कहाँ है, नीति दर्रा कहाँ है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है शिपकेला दर्रा। कौन सा? शिपकेला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपकेला दर्रे से हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन 12 लाचा दर्रा बहुत हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में ये जोड़ने कार्य करता है। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दर्रों से, दर्रों को अंग्रेजी में पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पास मान दर्रा होता है। और मैं बताया था पुनः आपको, दो पहाड़ियों के मध्य सकरे स्थान को दर्रा कहा जाता है। इसको आप लोग रट कर जाएंगे यहां से। इस तरह में आप देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है 7वां प्रश्न है सीरीज का। इनमें से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दाब के द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? क्या वो प्लूटोनिक चट्टान है, क्या वो कायांतर चट्टान है, क्या तलछटी चट्टान है, या वो आग्नेय चट्टान है? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहां से कौन सी चट्टान है जो ताप और दाब के चलते जो अपना बदलाव ले आती है आपके जो? तो वो आपके कायांतर चट्टान है। यानी कि आप जानते होंगे चट्टानों के 3 रूप होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान एक होती है आपके, कायांतर चट्टान होती है आपके, और एक होती है आपके जो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे यहाँ पर अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित। तो जो कायांतर चट्टान होती है वो ताप और दाब के चलते उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं यहाँ पर, जो काफी पॉपुलर उदाहरण भी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर का लाइमस्टोन का बदला हुआ रूप क्या है आपके? यहां कहते हैं संगमरमर। संगमरमर को मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर को मार्बल भी कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे आपके। इसके अलावा आप जाएं तो जो कोयला है, कोयला का बदला हुआ रूप क्या है आपके लिए? तो कोयला का बदला हुआ रूप क्या है यहां से? उसे हम कहते हैं हीरा, या हीरा और ग्रेनाइट। ये सब इसी के एग्जाम्पल है आपके। ये कायांतर चट्टान बदले हुए रूप है आपके। यानी आप कह सकते हैं ताप और दाब के चलते इन सब में बदलाव आता है। चूना पत्थर हुआ, लाइमस्टोन हुआ, कोल हुआ, ये ताप और दाब के चलते जो चट्टान बनती है उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसी को इग्नियस रॉक, इसी को आपके आपके मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो हमारे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक,
तो 3 चट्टानें होती हैं, लेकिन ये कायंत्र चट्टान है, इसे हमारे यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक माने बदले हुए रूप में बनने वाली चट्टान। आप जानते हैं ताप और दाब के चलते जिन चट्टानों का रूप बदल जाता है, और आग्नेय चट्टानों को हमारे यहाँ मात्र चट्टान यानी इनको मदर चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, मैं कई बार इनका मम्मी चट्टान भी कहता हूं, जिन्हें आप मात्र चट्टान कहते हैं। यहां पर ये वाला। इस क्रम में हमारा 8वां प्रश्न है आपके जो है ये रहा, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है? वो पूछ रहा आपसे दांडी मार्च के साथ कौन सा शुरू हुआ है? क्या वो खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, शबने अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपके इसलिए आपके यहाँ पर, क्योंकि कौन सा भारतीय जन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ। तो दांडी मार्च का मतलब क्या है यहाँ पर? दांडी मार्च माने होता है कि दांडी मार्च गांधी जी का नमक आंदोलन जुड़ा हुआ आंदोलन है। क्या खिलाफत आंदोलन है वो, या वो असहयोग आंदोलन है, या वो सबने अवज्ञा आंदोलन है? तो आप बताएंगे वो आंदोलन हमारा कौन सा है? सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? वर्ष 1930 में। कौन सा? वर्ष 1930 में। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ नमक आंदोलन भी कहा जाता है। आपके यहाँ से नमक आंदोलन भी कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी दांडी मार्च से, एक नाम दांडी मार्च भी है, नमक आंदोलन भी है, सबने अवज्ञा आंदोलन भी है, और आपको जानना चाहिए इसको साबरमती से। कहां से? साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था इस आंदोलन को। यहां से साबरमती आश्रम से शुरू किया आपके। और कहां तक गए थे वो गुजरात के दांडी तक गए थे। ये वाले दोनों क्षेत्र गुजरात में, और ये नौसारी जिले में स्थित है गुजरात के। कहां पर? नौसारी, जहां गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठा करके और नमक सत्याग्रह चालू किया था और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, जो कई बार एग्जाम में आता है। दांडी मार्च कहिए, नमक आंदोलन कहिए, सबने अवज्ञा आंदोलन कहिए, इसमें बहुत सारे नाम है। गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला ये दूसरा महत्वपूर्ण अखिल भारतीय आंदोलन रहा। इससे पूर्व वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब बाकी आप जानते हैं, अगर इनको लगाने के लिए क्रम में आ जाए तो आप इनको खिलाफत आंदोलन आएगा तो वर्ष 1919 ऐसे लगा सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 ऐसे लगा सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन आएगा तो 1942 यानी क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसे लगा सकते हैं। तो क्रम में लगाने के लिए अगर आ जाए तो इन आंदोलनों को आप आराम से क्रम से भी सहज रूप से लगा सकते हैं इनको आपके यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। खिलाफत कब आया, असहयोग कब आया, सबने अवज्ञा कब आया, और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया। ये भारत का भरता हो गया यहाँ पर, इसको भारत है, ये भारत छोड़ो आंदोलन है, एक गलती से लिख गया यहाँ पर। इस क्रम में आपके इस सीरीज का 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? वो पूछ रहा है कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? गेहूं सरसों, कपास गेहूं, ज्वार आलू या आलू चावल? तो समानांतर मतलब होता है पैरेलल, एक साथ चलने वाली फसलें। ये आपका गेहूं और सरसों बहुत यहां पर, क्योंकि दोनों ही रबी की फसलें। कैसी फसलें? दोनों ये रबी की फसलें हैं आपके यहां पर, ये रबी की फसलें हैं आपके। ये रहा बड़ा महत्वपूर्ण, और आपको जानना चाहिए रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं के अलावा चना भी इसी में आता है आपका, इसी में मटर भी आती है आपका, ये रहा, इसी में जौ भी आता है। ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं और ये सब पैरेलल बोई जाती हैं। तो गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ ये सभी आपके समानांतर फसलें हैं आपके, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। तो ये आपके एग्जाम में इनमें से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण था? बताएं। गेहूं और सरसों पैरेलल ये फसल का उदाहरण है, क्योंकि ये रबी की फसल है। और आप जानते होंगे फसलों में हमारे यहाँ रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल होती है आपके। चावल आएगा, चावल को धान भी कहते हैं हम लोग, तो कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। गन्ना कैसी है? खरीफ की फसल है आपके। कपास कैसी है? खरीफ है। तंबाकू क्या है? खरीफ है। मक्का क्या है? खरीफ है। लेकिन अगर आ जाएगा ककड़ी, आ जाएगा खीरा, आ जाएगा तरबूज, आ जाएगा खरबूज, आ जाएगा, तो बताएंगे जायद की फसल है। जायद ये ऐसी फसलें होती हैं जो एक मौसम विशेष में कुछ महीनों में ही तैयार हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं जायद की फसलें। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है आपके, एक अर्थव्यवस्था या एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का आपका कितना पार्ट है? आपका 50% है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था या सेवा अर्थव्यवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था? तो सही उत्तर क्या है? इसको उसे सेवा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। यानी आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक में उद्योग निर्माण विनिर्माण आता है, और सेवा क्षेत्र में आपके तृतीय क्षेत्र आता है। वो एक लंबा क्षेत्र है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का 50% या उससे अधिक हिस्सा है तो वो आएगा आपका सर्विस, यानी कि यहाँ पर सेवा अर्थव्यवस्था का अंदर आ गया। ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्रम में आप देखेंगे अगला इस सीरीज का 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित कौन सा राज्य शब्द में क्या शामिल किया गया है। यहाँ पर राज्य सरकार और संसद को, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल को, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों को या सभी न्यायपालिकाओं को। वो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है, इसमें से क्या सम्मिलित है। तो आपका 12 में कौन कौन सा राज्य, कौन कौन से, राज्य सरकार राज्य होता है, संसद राज्य होती है, राज्य सरकार राज्य होता है और राज्य विधानमंडल राज्य होता है, सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी, सभी न्यायपालिका। भारत शब्द में क्या सम्मिलित, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है। ये एक वर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे इसको, एक प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर कर लेंगे क्या सम्मिलित नहीं, नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या सम्मिलित नहीं है, वो पूछ रहा है राज्य में क्या नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप बताएंगे राज्य में क्या नहीं आएगा आपके जवाब। क्या राज्य सरकार और संसद नहीं आएगी, क्या राज्य सरकार और सभी विधानमंडल नहीं आएंगे, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी नहीं आएंगे, या सभी। तो न्यायपालिकाएं आपके, ये सभी न्यायपालिकाएं ये आपके राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि राज्य सरकार और संसद यानी इनकी जो भी संस्थाएं होंगी सब आपके राज्य के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल ये भी राज्य में आएंगे, और सभी स्थानीय, स्थानीय में होता है पंचायतें हो चाहे नगरीय संस्था हो, ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। पर न्यायपालिकाएं ये सभी न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए आप कह रहा है कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है, ये कह रहा है क्या सम्मिलित नहीं है। तो आप बताएंगे सभी न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है, ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा इस सीरीज का, ये रहा 12वां प्रश्न है, एन प्रोटीन का संबंध, एन प्रोटीन का संबंध, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहां पर, ये रहा का संबंध किसमें पाया जाता है इनमें से आपके। ये कह रहा है कोरोना वायरस में, या मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में, या आपका पौधे पोषक तत्व में, या फिर आपके कुपोषण में। वो कह रहा है एन प्रोटीन का संबंध किससे है, कोरोना वायरस से है, या मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से है, कौन से पार्ट से आपके, या कुपोषणता से है, या फिर आपके पौधे पोषक तत्व से आपके। तो आपको जानना चाहिए एन प्रोटीन का संबंध कोरोना वायरस से, इससे आप यहां से। ये हमारे एग्जाम में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में कई बार प्रश्न बार बार लगातार पूछे जाते हैं यहां से आपके। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कह रहा है ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है। ताशकंद समझौता, ये रहा ताशकंद समझौते पर, क्या वो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना है, क्या जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान है। ये वाला, ये जवाहर है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर ये जवाहर है, जवाहर, जवाहर, जवाहरलाल नेहरू। यह आएगा क्या वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, या जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना है। वो कह रहा है ताशकंद समझौता। पहली बात तो ताशकंद समझौता आया कब है, तो ताशकंद समझौता उस समय आया है जब हमारे यहां पर 1962 में युद्ध, 1965 में यहां पर, यहां देखेंगे 1965 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ यहां पर, तो वर्ष 10 जनवरी 1966 यहां पर यह समझौता हुआ। ताशकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर है, उज्बेकिस्तान का एक शहर है यह ताशकंद। और ये ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, ये राष्ट्रपति भी थे उस समय वहां के, आपके जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ। आपका लाल बहादुर शास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, आपको जानना चाहिए। और अयूब खान ये पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति जनरल भी थे और राष्ट्रपति थे। इन दोनों के मध्य ताशकंद जो शहर है उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहां पर ये समझौता हुआ, इसे बोलते हैं ताशकंद समझौता।
10 जनवरी 1966 को, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके। इस क्रम में हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, किस योग ने उल्लेख किया कार्य अनुभव विद्यालीन पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा ने कहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति का है, या विश्वविद्यालय शिक्षा समिति का है? ये पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा यह बात कि किस योग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालीन पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इसको जो राष्ट्रीय हमारे यहाँ शिक्षा आयोग है, इसने हमारे यहाँ इस बात को कहा आपके यहाँ से, इसका ए उत्तर सही है आपके लिए, ये वाला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी 1964-66 में कहा गया कि योग को किस योग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव, यानी यहां से कार्य अनुभव विद्यालीन पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे ये किस आयोग ने कहा है, किस आयोग ने कहा है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूं। किस आयोग ने, किसने, किस आयोग ने, ये ना, किस आयोग ने कहा है इसका? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा है, ये 1964-66 का बना हुआ आयोग है। इस तरह में हम आगे चलेंगे। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी, ये थोड़ा यहां से कौन हो गया है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बताना आपको। तो आप क्या बताएंगे, क्या गोदावरी है, क्या ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा है? आपको जानना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये रहा 2525 किलोमीटर है। अगर आएगा भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर बड़ी नदी आता तो हम मारते आपके ब्रह्मपुत्र नदी मार देते, अगर बड़ी नदी आता तो। यहाँ पर अगर दक्षिण भारत की बड़ी नदी आता तो हम मारते गोदावरी को। कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की नदी है यहाँ पे आपके। और सिंधु आपके, इसे पाकिस्तानी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान की गंगा कहते हैं इसको। ये रहा, यहाँ से पाकिस्तान की गंगा कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिंधु नदी को, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, और भी अन्य सहायक नदियां हैं, पर ये 5 मेन नदियां मानी जाती हैं। गिलगित है, श्योक है, जास्कर है, ऐसे बहुत सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां। लेकिन मैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनको मिला के पंजाब क्षेत्र बनता है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर मानी जाती है यहाँ पर आपके। इसका उत्तर सही क्या होगा? गंगा नदी होगा यहाँ से। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? क्या वो अजीमुल्ला खान है, क्या वो नजीब खान है, करीब खान है, या पर बख्त खान है? वो पूछ रहा है कौन सा इनमें से मैन नेता है। तो आप बताएंगे जो बख्त खान है ये मैन नेता बना। आपको जानना चाहिए 1857 विद्रोह में दिल्ली में, आपको जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10 यहाँ पर मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ मेरठ छावनी से। कहां से? मेरठ छावनी से आरंभ हुआ, यहां से आरंभ हुआ। और 11 मई को ये पूरी सैन्य टुकड़ी कहां पहुंच गई? ये दिल्ली पहुंच गई। और दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे उस समय। और बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को इस युद्ध का सेनापति नियुक्त कर दिया। तो आपके एग्जाम आएगा दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन है? तो बख्त खां है। और शासक का नाम आएगा तो बहादुर शाह जफर बताएंगे या बहादुर शाह द्वितीय बताएंगे। ये विद्रोह भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगला देखेंगे, मिट्टी का लाल रंग इनमें से किसके कारण से होता है? क्या एल्यूमिनियम कारण होता है, लौह यौगिक, पारा यौगिक, या मिट्टी? तो आप जानेंगे मिट्टी का जो लाल रंग है वो आपके आयरन के कारण से, यानी कि जो आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है, लौह यौगिक होता है, इसकी वजह से मिट्टी का लाल रंग होता है। मेनली दक्षिण भारत के कई भागों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी को कई फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप जानेंगे इसको, ये आयरन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ये रहा आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, यहां से ये रहा महत्वपूर्ण। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है आपके, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो
और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, या एक सदस्य जो राज्यसभा के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कार्य कर रहा है तो आपको जानना चाहिए जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं ऑटोमेटिक आपके। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राज्यसभा का चेयरमैन समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा चेयरमैन तो वहां है ही नहीं कोई, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, वो देश का वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। और जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन गया तो राज्यसभा का सभापति वहां उस समय नहीं है और उस समय उपसभापति पद रिक्त है, खाली है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा कर लेगी। क्या कर लेगी उस समय? ये वाला, यानी जो उपसभापति का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्य होंगे वो जो उपसभापति नया चुन लेंगे, क्योंकि उपसभापति पद रिक्त है, उस समय खाली पड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं उपसभापति जो होता है वो सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति के न होने पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसका उल्लेख हुआ है हमारे यहाँ पर। आपको जानना चाहिए उपसभापति उस समय चेयरमैन की हैसियत से काम करेंगे, क्योंकि सारी शक्तियां सभापति की तरह ही हो जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उपसभापति का निर्वाचन करना राज्यसभा के लिए जरूरी हो जाता है। और राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है, अपर हाउस है, जिसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम 250 सदस्य वहां हो सकते हैं। इस क्रम में आपके अगला हमारा प्रश्न है इस क्रम में, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? वह लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही बात है। वह राज्यसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी भी समिति में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये चारों पॉइंट सही है आपके। ये कूट में क्वेश्चन था 1, 2, 3 और आपके 4, इस तरह क्वेश्चन में था। तो आपको कैसे आता है ये कि केवल एक सही है, केवल एक सही है, ये आता विकल्प में आपको यहां से ऐसा रहा है, केवल 1 और 2 सही है, ये वाला केवल 1 और 2 सही है, ये आता। फिर आता केवल 1, 2, 3 सही है और डी आता आपके यहां पर उपरोक्त तो चारों सही हैं। तो आपको क्या बताना है यहां पर? ये चारों सही हैं। क्या बताना है? ये चारों सही हैं आपके। यानी कि जो महान्यायवादी है वो लोकसभा में बोल सकता है, वो राज्यसभा में बोल सकता है, वो संसद की संयुक्त बैठक में बोल सकता है अगर कानूनी विषय है तो, वहां पर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है तो। और वह संसद की किसी भी समिति में, कमेटी पार्लियामेंट की कैसे भी स्थायी हो या अस्थायी, वहां पर भी उसे बोलने का अधिकार होता है। तो आपको जानना चाहिए संविधान में महान्यायवादी के पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में हुआ है, यहां पर उल्लेख हुआ है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आपके यहां से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति इसको कभी भी पद से हटा सकते हैं आपके। और इसको संक्षिप्त में हम लोग एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इस समय आर वेंकट रमणी, ये रहा आर वेंकट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रमणी देश के महान्यायवादी हैं, यानी कि एजीआई हैं। अगर आए वर्तमान में देश का महान्यायवादी कौन है तो आप बताएंगे आर वेंकट रमणी देश के महान्यायवादी हैं। इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में हुआ है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं यहां से। इस तरह में आप आगे देखेंगे आपके इनमें से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने से, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, कि विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से। तो इसका सही उत्तर है विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, ये वाला विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। यानी कि राजीव गांधी की सरकार ने जब नई शिक्षा नीति वर्ष 1986 में लाई, यहां पर ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी कहते हैं हम उसको। कौन लेकर आया है? ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार उस समय नई शिक्षा नीति लेकर आई और वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया आपके। और इसका उद्देश्य था विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। भारत में अभी एक नई शिक्षा नीति और आई है, ये एक अलग पहलू है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूं। कल जो नया वीडियो लेकर आऊंगा उसमें प्रश्नों की भरमार होगी, वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। वो प्रश्न होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सहायक होंगे। इसलिए आपके लिए एक एक प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए चुन के लाए गए हैं। इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।